For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 257th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 मोर वर्ड्स विद देयर इजी एग्जांपल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 257th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं 16 अदर वर्ड्स विद देयर इजी एग्जांपल्स। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ। जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का, वो है नॉन प्लस। जी हाँ, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, हो सकता है आपको पता भी हो। नॉन प्लस, NONPLUS, नॉन प्लस। ये एक नाउन भी हो सकता है, ये एक वर्ब भी हो सकता है। जैसे नाउन की बात करें तो सरप्राइज एंड कंफ्यूज। जब कोई व्यक्ति सरप्राइज होता है, कंफ्यूज होता है, सो मच दैट दे आर अनश्योर या फिर दे आर अनश्योर हाउ टू डू समथिंग और रिएक्ट, तो वो हो जाता है नॉन प्लस होना। या फिर जैसे अगर वर्ब की बात करें तो अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड। जब आप बहुत कंफ्यूज रहे कि क्या करूं, तो भी आप क्या होते हैं, नॉन प्लस होते हैं। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, दे वर नॉन प्लस्ड बाय द स्टुपिडिटी ऑफ हिज रिमार्क। मतलब जब उसने एक ऐसा स्टुपिडिटी वाला एक रिमार्क दिया तो वो सुन के वो बिल्कुल नॉन प्लस हो गए थे, कि मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि वो क्या बोले, इतनी बेवकूफी कोई कर कैसे सकता है, तो वो नॉन प्लस हो गए थे। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, बिहूव। बिहूव ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इट इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। जब किसी की कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उसे कुछ करना ही है, तो वो होता है बिहूव। हो सकता है ये वर्ड मैंने आपको बताया हो लास्ट ईयर। तो चलिए फिर से आज हम बात कर रहे हैं बिहूव की। इसका मतलब बी एप्रोप्रिएट और नेसेसरी, मतलब कि अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको वो करना ही है, आपकी नेसेसरी है वो कि आपको करना ही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, इट बिहूव्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर। मतलब जब उसने बोला कि इतने दिन से ये काम नहीं हुआ है, तो तब उस चीज को सुन के हमें लगा कि नहीं, हमें करना ही चाहिए। इट बिहूव अस टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर, कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कोई होता है ना, कई बार आपको कोई आके बताता है कि अच्छा ये देखो ये हो गया, तो आप सुनते हो उनकी बात और फिर आप सोचते हो अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो इट बिहूव्स यू टू रिएक्ट या टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस और दैट मैटर। या एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल एक और दे सकती हूँ, इट बिहूव्स अस टू एक्ट लाइक डिसेंट पीपल इन दिस सिचुएशन। मतलब जैसे अगर कोई और व्यक्ति आपकी टीम में वो बेवकूफो जैसी हरकतें कर रहा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप बेवकूफो जैसी हरकतें ना करें और आप थोड़ा मैच्योरली, थोड़ा डिसेंट वे में बिहेव करें। सो इट बिहूव्स अस टू एक्ट लाइक डिसेंट पीपल इन दिस सिचुएशन। क्लियर? जब हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो आप अगर बिल्कुल, आपका कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ना लगाएं एक दूसरे पे इल्जाम और चुपचाप रहें। ठीक है, तो वो इट बिहूव्स, वो सिचुएशन आपको बिहूव करती है कि आप डिसेंट वे में रिएक्ट करें। फिर भी कोई डाउट है इस वर्ड को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपने सुना भी हो, वुल्पाइन। वुल्पाइन, VULPINE, वुल्पाइन। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दोस्तों रिजेम्बलिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉक्स। मतलब एक फॉक्स से मिलता जुलता कोई
कोई फॉक्स से मिलती जुलती चीज हो, किसी के करेक्टरिस्टिक फॉक्स जैसे हो, फॉक्स को हम हिंदी में कहते हैं लोमड़ी, ठीक है, तो लोमड़ी जैसे किसी के करेक्टरिस्टिक हो, चाल चलन हो, तो उसे हम कह देते हैं, तो उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड, या कह सकते हैं वल्पाइन। जैसे वल्पाइन कनिंग, मतलब जैसे वो फॉक्स जैसी, लोमड़ी जैसी चालाक है, मतलब कि वो आपसे प्यार से बोलेगा या बोलेगी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और उसके बाद वो अपना काम निकलवा लेंगे, तो वो बड़ी कनिंग वे में कि चाहे दूसरे का नुकसान हो, अपना फायदा होना चाहिए। सो दे हैव क्या कह सकते हैं, वल्पाइन कनिंग, या दे आर वल्पाइन कनिंग। वल्पाइन कनिंग ऐसे लोमड़ी जैसे चालाक है वो। सो अक्सर हम कह नहीं देते लोमड़ी जैसे चालाक, सो वल्पाइन कनिंग। क्लियर। इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपने सुना भी हो। ये एक नाउन है दोस्तों, वर्ड है प्रेमिस, PREMISE, प्रेमिस, PREMISE, प्रेमिस। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ प्रीवियस स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन फ्रॉम विच अनदर इज इन्फर्ड, और कह सकते हो फॉलोज एज अ कंक्लूजन। किसी चीज के हिसाब से दूसरी चीज होती है, तो या किसी चीज के बलबूते पे दूसरी चीज होगी, तो वो हो जाता है प्रेमिस, PREMISE, प्रेमिस। एग्जाम्पल दूंगी आपको, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। I will allow selling the property on the premise that you will pay the agreed price in cash। मतलब मैं उसी होता ना कि मैं उसी शर्त पे या इसी शर्त पे ये प्रॉपर्टी बेचने दूंगा अगर तुम जितने पैसे हैं उतने पैसे तुम कैश में दोगे। सो ऑन द प्रेमिस की अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। सो अगर तुम ऐसा करोगे तो हमने क्या कहा, प्रेमिस, PREMISE, प्रेमिस की उस कंडीशन पे, एक कंडीशन जिसके बलबूते अगली चीज होगी तो उससे हम कहते हैं प्रेमिस। ठीक है। सो आई विल अलाउ सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑन द प्रेमिस दैट यू विल पे द अग्रीड प्राइस इन कैश। क्लियर। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। फिर भी कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 257th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप हमेशा की तरह लेंगे हम। पहला वर्ड जो था इस शाम का दोस्तों वो था नॉन प्लस, NONPLUS, नॉन प्लस, जो कि एक नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, जिसका मतलब था सरप्राइज एंड कंफ्यूज so much that they are unable to या unsure how to behave। कोई व्यक्ति इतना कंफ्यूज हो गया, इतना सरप्राइज हो गया कि उसे पता ही नहीं लग रहा कि वो कैसे बिहेव करे, तो उसे हम कहते थे नॉन प्लस हो जाना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल दे देती हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया था वो था दे वर नॉन प्लस्ड बाय द स्टूपिडिटी ऑफ हिज रिमार्क। मतलब जो बेवकूफ वाला रिमार्क उसने दिया वो सुन के वो बिल्कुल हैरान परेशान थे और मतलब उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि वो बोले क्या। सो दे वर नॉन प्लस्ड। क्लियर। पास्ट में नॉन प्लस के आगे ED लग के नॉन प्लस्ड हो गया। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था यानी कि सेकंड वर्ड था शाम का वो था बिहूव, BEHOOVE, बिहूव, जो कि एक वर्ब था। इसका मतलब था इट इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। मतलब जब कोई चीज किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो करना तो वो हो जाता है बिहूव। जैसे बी हो सकता है जैसे बी अप्रोप्रिएट और नेसेसरी, कोई चीज जो होनी चाहिए, करनी चाहिए, जरूरी है, तो वो हो जाता है बिहूव। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इट बिहूव्स अस टू रिफ्लेक्ट इन दिस मैटर। मतलब जब उसने आके बताया कि इतने दिन से ये काम खराब हो रहा है तो तब आपको लगा नहीं इस पे तो आपको कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सो वो चीज ने आपको कहा कि नहीं ये तो जरूरी है, तुम्हें करना चाहिए। सो इट बिहूव्स या इट बिहूव्ड यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर। क्लियर। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, इट बिहूव्स अस टू एक्ट लाइक डिसेंट पीपल इन दिस सिचुएशन। क्योंकि आपके जो और टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक दूसरे पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ना उठाएं और आप शांत रहें। सो इट बिहूव्स यू टू एक्ट लाइक अ डिसेंट पर्सन इन दिस सिचुएशन। क्लियर। कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शांत रहें। तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा थर्ड वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था वल्पाइन, VULPINE, वल्पाइन, जो कि एक एडजेक्टिव था। इसका मतलब था कह सकते हो आप जैसे रिजेम्बलिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉक्स। मतलब फॉक्स जैसा कुछ हो देखने में या लगने में तो वो हो जाता है वल्पाइन। जैसे फॉक्स क्या होता है ना, फॉक्स जो होती है लोमड़ी। ठीक है। तो कोई भी चीज लोमड़ी जैसी चालाक हो तो वो उसे हम कह देते हैं वल्पाइन। जैसे वल्पाइन कनिंग, जैसे किसी ने चालाकी की कि अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करवा दिया। ठीक है। तो दैट वाज क्या हो गया कि वल्पाइन एक्शन, या फिर दे आर वल्पाइन कनिंग। मतलब कि चाहे किसी का नुकसान हो जाए, चोट भी आ जाए, फिर भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं, वो बहुत कनिंग है। कनिंग होता है जैसे कि किसी का नुकसान हो जाए तो किसी को
वो मतलब इतनी चालाकी दिखाना कि किसी का नुकसान भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें, ठीक है। सो वल्पाइन हो गया लोमड़ी जैसा। तो चलिए कोई भी किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था प्रीमिस, PREMISE। प्रीमिस, PREMISE। प्रीमिस ये एक नाउन था जिसका मतलब मैंने आपको बताया था अ प्रीवियस स्टेटमेंट और proposition from which another is inferred or follows as a कह सकते हो कंक्लूजन। किसी चीज की वजह से अगली चीज निकल के आती है या एक स्टेटमेंट की वजह से दूसरी स्टेटमेंट पैदा होती है तो उसे हम कहते हैं प्रीमिस, PREMISE, प्रीमिस। एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा दिया था, आई विल अलाउ सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑन द प्रीमिस दैट यू विल पे द अग्रीड प्राइस इन कैश। मतलब मैं इसी शर्त पे, इसी चीज पे ये प्रॉपर्टी तुम्हें बेचने दूंगा अगर तुम इतने पैसे मुझे कैश में दोगे। सो इसी शर्त पे, जो इसी शर्त को हमने कहा वो प्रीमिस हो गया कि प्रीमिस की अगर वो चीज फुलफिल होती है तभी अगली चीज फुलफिल होगी, ठीक है। तो प्रीमिस। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 257th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी जल्दी से ब्रेक, और ब्रेक के उस पार लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। बने रहिए आप वोकैबुलरी डोज, चल रहा है शो रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों चलिए अब कदम बढ़ाते हैं सेकंड सेगमेंट में, और सेकंड सेगमेंट बात चल रही है आज 257th एपिसोड में 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि इम्पोर्टेंट है, तो जिनके इजी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए वर्ड्स। तो चलिए फिफ्थ वर्ड तो वैसे इजी आ रहा है, वर्ड है नाउन जो कि है डिमाइज, DEMISE। डिमाइज ये एक नाउन है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं डेथ, किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसे हम डिमाइज भी कहते हैं, DEMISE, डिमाइज। जैसे अ पर्सन्स डेथ, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द सडन फॉल लेड टू हिज डिमाइज। मतलब वो जैसे चल रहा था और एकदम से गिर गया जमीन पे, तो उसकी वजह से एकदम से उसकी डेथ हो गई। सो द सडन फॉल लेड टू हिज डिमाइज। डेथ की जगह पे बहुत लोग डिमाइज भी यूज करते हैं, तो पता होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ जो 6th वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, ये एक नाउन है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया MEGALOMANIA, मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया यानी कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिल्यूजन अबाउट वंस ओन पावर और इम्पोर्टेंस, टिपिकली एज अ सिम्टम ऑफ, कह सकते हो जैसे होता ना कि मैनिक और पैरानॉइड, कह सकते हो डिसऑर्डर, मतलब कि दिमागी हालत की वजह से या फिर अजीब से सोच की वजह से कोई व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं तो पता नहीं कितना ही पावरफुल हूं, मैं कितना ही ज्यादा शक्तिमान हूं, या फिर कह सकते हो आप जैसे होता है ना कई बार एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है करेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर, की मतलब मैं महान हूं, में बहुत ही पावर है, सब लोग तुच्छ है, मैं पता नहीं क्या हूं। तो वो जो एक दिमाग में एक चीज बैठ जाती है ना, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मेगालोमेनिया। जैसे मेगालोमेनिया वाज द वर्स्ट अमंग हिज मैनी नेगेटिव क्वालिटीज। मतलब उस व्यक्ति में बहुत सी गंदी आदतें थी और ये जो मेगालोमेनिया था ये सबसे ज्यादा बड़ी, जो सबसे वर्स्ट थी वो आदत थी मेगालोमेनिया, ठीक है। मेगालोमेनिया यानी कि एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको लगता है कि आप पता नहीं कितने ही महान है, कितने ही आप उच्च दर्जे के व्यक्ति हैं और जो और लोग हैं वो कुछ भी नहीं है। सो इसे हम कहते हैं मेगालोमेनिया, ठीक है, मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया। तो चलिए इसी के साथ जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एसिनीन। एसिनीन, ASININE, एसिनीन, ASININE, एसिनीन। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड और फुलिश। कोई चीज, कोई व्यक्ति मतलब जो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड, बेवकूफ हो, फुलिश हो, तो उससे हम कहते थे एसिनीन, ASININE, एसिनीन। जैसे ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट, यू आर एसिनीन। जैसे तुम्हारा दोस्त आया कि और तुम कह रहे हो ले आए तुम, तो वो एक नाइफ, चाकू ले आया, जबकि फाइट थी गन की। तो गन फाइट में कोई नाइफ ले आता है, अगर गन बंदूकों की लड़ाई में कोई चाकू ले आता है तो वो बेवकूफी हुई ना। सो यू आर क्या हो गया, एसिनीन, ASININE, एसिनीन। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है यू आर एसिनीन यानी कि दे मीन यू आर स्टूपिड। तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, हो सकता है मैंने इस वर्ड की बात पिछले साल की हो। तो वर्ड जो है हमारा
वो है सरफेट, SURFEIT, सरफेट। ये एक नाउन और वर्ब दोनों है। सरफेट, पहले तो जैसे अगर नाउन की बात कर ले तो कह सकते हो एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज बहुत बहुत मात्रा में कोई चीज हो तो उसे हम कहते हैं सरफेट, या फिर कोई भी चीज, मतलब ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लियर हो जाएगी। दे वर सरफिटेड विद द, क्या कह सकते हो, चॉकलेट पैनकेक्स। दे वर सरफिटेड, मतलब पास्ट में हो गया, ये हमने एक वर्ब की तरह यूज किया है यहाँ पे वर्ड सरफिट को। दे वर सरफिटेड विद, क्या कह सकते हैं, विद द चॉकलेट पैनकेक्स और पेस्ट्रीज और केक्स वटएवर, कि मतलब उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में चॉकलेट केक्स थे, पैनकेक्स थे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एबेंडेंटली, एबेंडेंस, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो तो उसे हम कह देते हैं सरफेट, SURFEIT, सरफेट, यानी कि एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th वर्ड सरफेट। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो बात चल रही है आज 16 वर्ड्स की, जो कि मुश्किल हैं, पर उनके इजी एग्जांपल देके हम इन वर्ड्स को समझ रहे हैं कि कैसे इन्हें यूज किया जाए। तो चलिए, 4 वर्ड्स हो चुके थे पिछले सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में भी हम बात कर चुके हैं 4 वर्ड्स की, पर जल्दी से रिकैप लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड था शाम का डिमाइज, DEMISE, डिमाइज, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब होता है डेथ, किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो वो होता है डिमाइज। अ पर्सन्स डेथ, तो वो होती है डिमाइज। जैसे द सडन फॉल लेड टू हिज डिमाइज, मतलब वो जो एकदम से गिर गया उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सो जो एकदम से गिरा उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। द सडन फॉल लेड टू हिज डिमाइज। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा अगला 6th वर्ड था दोस्तों, वो था मेगलोमेनिया, MEGALOMANIA, मेगलोमेनिया। ये एक नाउन था, मेगलोमेनिया, MEGALOMANIA, मेगलोमेनिया एक नाउन था जिसका मतलब था डिल्यूजन अबाउट वंस ओन पावर और इम्पोर्टेंस। कोई व्यक्ति जो मतलब सोचे मैं पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, कितना ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तो अपने ही दिमाग में सोची जा रहा है, तो वो हो जाता है मेगलोमेनिया। जैसे अ साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय, कह सकते हो, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर, कि मतलब मैं पता नहीं क्या हूं, तो मैं बहुत बड़ा पता नहीं महान हूं, पता नहीं क्या ही हूं, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो चीज, इस चीज को हम कह देते हैं मेगलोमेनिया। जैसे मेगलोमेनिया वाज द वर्स्ट अमंग हिज मैनी नेगेटिव क्वालिटीज, जितनी भी उसकी बुरी आदतें थी उनमें ये जो मेगलोमेनिया था ये सबसे बुरा था। मेगलोमेनिया की एक आदत जो आपको लगे कि आप पता नहीं कितनी महान है, आप ही सब कुछ हैं, तो वो मेगलोमेनिया कह देते हैं। क्लियर। इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का, वो दोस्तों था एक और अच्छा वर्ड, जो वर्ड था एसिनीन, एसिनीन, ASININE, एसिनीन, ASININE, एसिनीन। ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था एक्सट्रीमली स्टूपिड और फुलिश। कोई व्यक्ति जो बेहद ही ज्यादा बेवकूफ हो तो तब आप ये यूज कर सकते हो वर्ड एसिनीन। जैसे ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट, यू आर एसिनीन, कि मतलब एक गन फाइट थी, बंदूकों की लड़ाई में तुम एक चाकू ले आए, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। सो ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट, यू आर एसिनीन। क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था इस शाम का, वो था सरफेट, SURFEIT, सरफेट, जो कि एक नाउन वर्ब दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, उससे पहले मतलब बता देती हूँ। सरफेट का मतलब होता है एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई चीज जो बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो तो उसे हम कहते हैं सरफेट। जैसे मैंने वर्ब में इसका सेंटेंस बनाया था, दे वर सरफेटेड विद द चॉकलेट पैनकेक्स, मतलब उनके पास कोई कमी नहीं थी चॉकलेट पैनकेक्स की, हर जगह चॉकलेट पैनकेक्स ही पैनकेक्स पड़े थे उनके पास। सो दे वर सरफेटेड, तो सरफेटेड एक वर्ब की तरह यूज हो गया यहाँ पे, SURFEITED, सरफेटेड। क्लियर। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 257th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी जल्दी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 257th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words with their easy examples. तो बात कर चुके हैं अभी हम 8 words की, और अब और बात करेंगे 8 और words की। तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the next word. 9th word जो इस शाम का आ रहा है वो है reputable. रेप्यूटेबल, REPUTABLE, रेप्यूटेबल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग अ गुड
गुड रेप्यूटेशन, मतलब किसी की अच्छी रेप्यूटेशन हो। रेप्यूटेशन यानी कि किसी का अच्छा नाम हो, तो बदनाम नहीं है, अच्छा नाम है, तो वो हो जाता है रेप्यूटेशन। जैसे रेप्यूटेबल, कोई रेप्यूटेबल है तो उसकी एक अच्छी रेप्यूटेशन। जैसे आई विल गिव यू अ recommendation for a reputable psychologist, मतलब तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक रेप्यूटेबल जो साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम तुम्हें रेकमेंड करूंगा। सो रेप्यूटेबल कि जैसे तुम किसी को कह रहे हो कि कुड यू प्लीज रेकमेंड मी अ रेप्यूटेबल टीचर, मतलब कि कोई सब्जेक्ट है तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम कह रहे हो कि अरे तुम मुझे कोई ऐसे टीचर का नाम रेकमेंड करोगे जो बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेबल है, अच्छा पढ़ाती हूँ, तो रेप्यूटेबल, ठीक है, जिनकी अच्छी रेप्यूटेशन हो। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक। ऑब्लिक ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे, कोई चीज जो सीधे सीधे नहीं दिखाई गई हो या की गई हो, जताई गई हो, तो उससे हम कहते हैं ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक। जैसे हिज ऑब्लिक एक्सप्लेनेशंस डिडंट ब्रिंग एनी लाइट टू द मैटर, मतलब जो उसने सीधी सीधी तो कोई बात की नहीं, जो उसने एक्सप्लेनेशन दी यहाँ वहां की टेढ़ी मेढ़ी, उससे तो कोई हमें मतलब कि होता ना कि कुछ रोशनी नहीं पड़ी मैटर पे, कि कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ होगा। सो हिज ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन यानी कि जो मतलब कि कह सकते हो एक्सप्रेस की गई हो इन अ वेरी इनडायरेक्ट मैनर, कि जो डायरेक्टली बताई नहीं गई हो, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक, ठीक है। हिज ऑब्लिक एक्सप्लेनेशंस वर ऑफ नो यूज, क्योंकि डायरेक्टली उसने बताया नहीं क्या हुआ, इनडायरेक्टली बता रहा था तो वो तो कुछ समझ नहीं आया। सो हिज ऑब्लिक एक्सप्लेनेशंस। क्लियर। कोई भी डाउट है इस वर्ड को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है जेपरडाइज। जेपरडाइज जी हाँ, ये वर्ड हो सकता है आपने सुना हो, काफी यूज होता है वर्ड जेपरडाइज, GEOPARDIZE, जेपरडाइज। जी हाँ दोस्तों, जेपरडाइज, JEOPARDIZE, जेपरडाइज एक वर्ब है जिसका मतलब है पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, मतलब किसी व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में डलवा देना किसी तरीके से जिसकी वजह से वो किसी खतरे में पड़ जाए, उनका नुकसान हो जाए, उन्हें कुछ चोट पहुंचे या वो हार जाए, तो वो होता है जेपरडाइज करना वर्ब। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, बाय डाइवर्जिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ही जेपरडाइज्ड द होल ऑपरेशन, मतलब जो हमने सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे थे वो सारा इसने खतरे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसने डाइवर्जिंग कर दिया। डाइवर्जिंग यानी कि जब 3 लोगों को ही पता होनी चाहिए पर आप किसी और को भी, बाहर वाले को भी बता देते हैं कोई चीज जो कि सीक्रेट रखनी है, तो वो हो जाता है डाइवर्ज, ठीक है। बाय डाइवर्जिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ही जेपरडाइज्ड द होल ऑपरेशन, मतलब कि खतरे में डाल दिया। अब क्या पता जिसको बताया वो कहीं आगे ना बता दे, ठीक है। सो बाय डाइवर्जिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन, या फिर आप इजी के लिए कह सकते हो बाय रिवीलिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू अ फ्यू मोर पीपल ही जेपरडाइज्ड द होल ऑपरेशन, मतलब कुछ और लोगों को बता के इस इंफॉर्मेशन के बारे में उसने पूरे के पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल दिया। सो ही जेपरडाइज्ड। क्लियर। जेपरडाइज, JEOPARDIZE, जेपरडाइज। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना भी हो सकता है, इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस, IMPUDENCE, इम्प्यूडेंस ये एक नाउन है दोस्तों। IMPUDENCE, इम्प्यूडेंस यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट। अब इससे पहले कि आप सोचने लगे कि इम्प्यूडेंट क्या होता है, इम्प्यूडेंट होता है कैजुअल डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, जो मतलब कैजुअल डिसरिस्पेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। और यहाँ वर्ड की बात हम कर रहे हैं इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट, कि मतलब जब किसी की आदत हो औरों की डिसरिस्पेक्ट करने की, ठीक है। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट, यहाँ पे आपको 2 वर्ड सीखने को मिल गए। इम्प्यूडेंस की हम बात कर रहे हैं और इम्प्यूडेंट का मतलब होता है कैजुअल डिसरिस्पेक्ट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, her impudence was the main reason she wasn't promoted, मतलब जो उसका बिहेवियर था जिसमें वो हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करती थी, उसकी वजह से वो ही एक सबसे बड़ा रीजन था कि उसे प्रमोशन नहीं मिली। सो her impudence was the main reason she didn't get the promotion, या फिर she wasn't promoted। Clear। So impudence, जैसा किसी को प्रमोशन नहीं मिली, काम में वो बहुत अच्छा है या अच्छी है पर वो हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करती है, तो उसकी वजह से उसे क्या हुआ, उसको आगे जो प्रमोशन नहीं दी गई। सो हिज या हर
her impudence was the main reason wasn't promoted. Clear? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 257th episode of vocabulary dose. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं रिकैप की तरफ. 9th वर्ड यानी कि 9वां वर्ड इस शाम का था रिप्यूटेबल. REPUTABLE रेप्यूटेबल. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग ए गुड रेप्यूटेशन. जब किसी की एक अच्छी रेप्यूटेशन होती है तो उसे हम कहते हैं रेप्यूटेबल है वो. जैसे आई विल गिव यू अ रिकमेंडेशन फॉर अ रेप्यूटेबल साइकोलॉजिस्ट. मतलब मैं तुम्हें एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट का नंबर दूंगा जो अच्छा खासा जिसका नाम है रेप्यूटेबल है. क्लियर? तो जिसकी अच्छा नाम है तो रेप्यूटेबल. इसी के साथ जो 10वां यानी कि 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था ऑब्लिक. OBLIQUE ऑब्लिक, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे. कोई चीज जो सीधी सीधी नहीं बताई गई हो, ना की गई हो, इनडायरेक्ट वे में की गई हो, तो उसे हम कह देते हैं ऑब्लिक. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था हिज ऑब्लिक एक्सप्लेनेशंस डिडंट ब्रिंग एनी लाइट टू द मैटर. मतलब जो हमने उससे पूछा पर उसने जो इनडायरेक्ट आंसर दिया उसकी वजह से कोई भी रोशनी नहीं पड़ी कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, थोड़ी सी भी हेल्प नहीं हुई. सो हिज ऑब्लिक एक्सप्लेनेशंस डिडंट हेल्प अस इन एनी वे. ठीक है, ऑब्लिक यानी कि इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कुछ बताया ही नहीं उसने. क्लियर? तो इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था जेपर्डाइज. JEOPARDIZE जेपर्डाइज. JEOPARDIZE जेपर्डाइज. ये एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था पुट समवन और समथिंग into a situation in which there is a danger of loss, harm or failure. मतलब कोई ऐसी स्थिति में किसी चीज को डाल देना जिसकी वजह से वो चीज खतरे में पड़ सके या उसका नुकसान हो जाए, तो वो हो जाता है जेपर्डाइज कर देना. JEOPARDIZE जेपर्डाइज. जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था बाय divulging सीक्रेट इंफॉर्मेशन ही jeopardized द होल ऑपरेशन. मतलब जो उसने यहाँ वहां किसी को वो सीक्रेट रिवील कर दिया, बता दिया, उसकी वजह से पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ा हुआ है कि कहीं कुछ किसी ने लीक कर दिया, आगे किसी ने आगे बात पहुंचा दी तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा. ठीक है. सो बाय डिवल्जिंग सीक्रेट. डिवल्जिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, डिवल्जिंग होता है कि कोई सीक्रेट चीज जो 3-4 लोगों को ही पता हो या थोड़े से लोगों को पता हो पर उससे ज्यादा बाहर जाके किसी और को भी बता दी जाए तो वो जाता है डाइवर्ज कर लेना. सो बाय डिवल्जिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ही जेपरडाइज द होल ऑपरेशन. कि वो जो लीक कर दी उसने इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से उसने पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल दिया. क्लियर? कोई डाउट रह गए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. अभी के लिए जो 12th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था इम्प्यूडेंस. IMPUDENCE. इम्प्यूडेंस. इम्प्यूडेंस ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट. मतलब इम्प्यूडेंस होता है कि किसी में इम्प्यूडेंट की क्वालिटी हो, और ये जो इम्प्यूडेंट होता है इसका मतलब होता है कैजुअल डिसरिस्पेक्ट. मतलब किसी की आदत हो हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करते रहना, तो वो हो जाता है इम्प्यूडेंस. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था इजी सा, हर इम्प्यूडेंस वॉज द मेन रीजन शी वॉजंट प्रमोटेड. मतलब जो उसकी आदत है, जो उसकी हर वक्त वो डिसरिस्पेक्ट करती रहती है लोगों को, उसकी वजह से ही वो एक मेन रीजन था जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हुई. सो हर इम्प्यूडेंस was the main reason she wasn't promoted. Clear? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 257th episode of vocabulary dose. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक. लौटूंगी ब्रेक के उस पार. जल्दी से पानी पी आइए, फ्रेश हो आइए, बात करनी है अभी और वर्ड्स की. स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द 4th segment of this 257th episode of vocabulary tools. और अब हम बात करने लगे हैं 13th वर्ड की जो कि है बेलिस्ट. BALLAST बेलिस्ट. जी हाँ दोस्तों, BALLAST बेलिस्ट यानी एक नाउन है, वर्ब या फिर वर्ब भी हो सकता है, दोनों हो सकता है बेलिस्ट. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ हेवी मटेरियल सच एज ग्रेवल या फिर सैंड और आयरन प्लेस इन अ बिल्ज ऑफ अ शिप टू एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी. मतलब जैसे कभी कोई शिप डूबने वाली है तो उसके एक एरिया में, बिल्ज एरिया में एक तरफ को आप मिट्टी या फिर आयरन या फिर आप और चीजें जो इस तरीके की होती है सैंड, ये डाल देते हैं ताकि एक बैलेंस बन जाए और वो डूबे ना, तो वो हो जाता है बेलिस्ट. BALLAST बेलिस्ट. या फिर एक और एग्जांपल दे देती हूँ, गिव स्टेबिलिटी to a ship by putting a heavy substance in its bilge. मतलब कि
उसके एक तरफ को बिल्ज एरिया होता है उसमें हैवी स्टफ को डाल दिया जाए, सब्सटेंस को डाल दिया जाए ताकि जो शिप है वो डूबे ना, तो वो जो सामान है, हैवी सामान है, उसे हम कहते हैं बैलेस्ट, BALLAST, बैलेस्ट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ड्रॉप द बैलेस्ट और वी आर गोइंग अंडर वाटर, मतलब जल्दी से बैलेस्ट करो नहीं तो हम डूबने वाले हैं। सो ड्रॉप द बैलेस्ट यानी कि हैवी सब्सटेंस है जो वो सारा उसमें रखो, डालो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। सो ड्रॉप द बैलेस्ट और वी आर गोइंग टू, कह सकते हो सिंक, या फिर वी आर गोइंग अंडर द वाटर। क्लियर? तो ड्रॉप द बैलेस्ट, बैलेस्ट यानी कि वो जो सब्सटेंस होता है जैसे आयरन, सैंड या फिर इसी तरीके के और सामान, उन्हें रख के बैलेंस करना शिप को ताकि डूबे ना। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डिस्पर्स, DISPERS, डिस्पर्स। ये एक वर्ब या एडजेक्टिव हो सकता है। डिस्पर्स का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना लूजली, मतलब यहाँ वहां दूर दूर लूजली डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो हो जाता है डिस्पर्स। जैसे he dispersed gunpowder under the vehicle, मतलब कि व्हीकल के नीचे से छुपा के वो डिस्पर्स कर रहा था, मतलब यहाँ वहां फैला रहा था। सो डिस्पर्स, या फिर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू डिस्पर्स, मतलब कि जैसे होता है ना सभी इकट्ठे होकर लेक्चर सुन रहे, फिर जैसे टीचर ने फिर कहा यू मे नाउ डिस्पर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स थे सभी अपने अपने क्लासेस में चले गए। सो डिस्पर्स हो जाना, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट लूजली। तो चलिए इसी के साथ जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है फेज, फेज, FAZE, फेज। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब और कह सकते हो डिसकंसर्ट समवन, मतलब जब आप किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, तंग कर देते हैं, तो वो हो जाता है फेज, FAZE, फेज। जैसे ही वॉजंट फेज्ड बाय देयर थ्रेट्स, मतलब फेज होता है जैसे कोई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, तंग हो जाए, उसका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाए, तो वो डिस्कंसर्ट हो जाता है, वो उसका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, वो मेंटली टेंशन लेने लगता है, तो वो चीज होती है फेज। सो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, ही वॉजंट फेज्ड बाय देयर थ्रेट्स, थ्रेट्स होता है धमकियां देना, तो वो उनकी धमकियों से बिल्कुल भी परेशान नहीं था, ही वॉज नॉट फेज्ड बाय देयर थ्रेट्स। क्लियर? तो चलिए फेज के बाद जो हमारा 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है दोस्तों कॉम्पंक्शन, कॉम्पंक्शन। जी हाँ दोस्तों, अटपटा सा वर्ड है पर अच्छा वर्ड है, नाउन है ये, कॉम्पंक्शन, COMPUNCTION, कॉम्पंक्शन। कॉम्पंक्शन यानी कि अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, और कह सकते हो मॉरल, कह सकते हो जैसे होता है ना मॉरल स्क्रूपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड, मतलब कि कोई फीलिंग है, गिल्ट आना, आपने कुछ किया या कुछ कह रही है जिसकी वजह से आपको बाद में एक फीलिंग आ रही है गिल्ट की, एक फीलिंग आ रही है बहुत ज्यादा मॉरल स्क्रूपल की मतलब कि आपने जो किया वो ठीक नहीं था, तो वो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं दोस्तों कॉम्पंक्शन। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। शी शोड नो कॉम्पंक्शन फॉर द ग्रिसली क्राइम शी कमिटेड, मतलब जो उसने इतना बड़ा क्राइम किया, किसी को मार दिया, उसके बाद भी उसने बिल्कुल भी रिग्रेट, बिल्कुल भी पछतावा जैसे होता है वो नहीं दिखाया। सो शी शोड नो कम्पंक्शन फॉर द ग्रिसली क्राइम शी कमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक और वर्ड आ रहा है दोस्तों, ग्रिसली, GRISLY, ग्रिसली। ग्रिसली यानी कि बेहद ही दिल दहला देने वाली चीज। सो ग्रिसली क्राइम, की एक ऐसा क्राइम हुआ, एक ऐसा क्राइम किया गया जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। सो ग्रिसली क्राइम, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 16th वर्ड, कॉम्पंक्शन, यानी कि कोई चीज करने के बाद कोई पछतावा होना या कोई फील होना, वो बिल्कुल ही ना हो फील, तो उसे हम कहते हैं कम्पंक्शन, ठीक है। जैसे शी शोड नो कम्पंक्शन फॉर द ग्रिसली क्राइम शी कमिटेड, तो क्राइम जो होता है वो करते नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज होता है कमिट करना, ठीक है, कमिटेड हो गया पास्ट में। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 257th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है, तो कदम बढ़ाते हैं रिकैप की तरफ। जो हमारा वर्ड था 13th इस शाम का, वो था बैलेस्ड, BALLAST, बैलेस्ड, जो कि एक नाउन वर्ब दोनों है, दोनों तरीके से यूज हो सकता है। बैलेस्ड यानी कि हैवी मटेरियल सच एज ग्रेवल, सैंड और आयरन प्लेस्ड इन द बिल्ज ऑफ अ शिप
टू एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। मतलब शिप टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आपकी उसकी बिल्ड एरिया में आप सब्सटेंस डाल रहे हैं, जैसे सैंड डाल रहे हैं, हैवी आयरन डाल रहे हैं, ताकि वो बैलेंस्ड रहे, डूबे ना, तो वो होता है बैलेंस्ड करना। जैसे एग्जांपल, और एक और मतलब भी बताया था मैंने आपको, मतलब एक नाउन हो गया, एक वर्ब हो गया, गिव स्टेबिलिटी टू अ शिप बाय पुटिंग अ हैवी सब्सटेंस इन इट्स बिल्ज। तो वो भी हो जाता है बैलेंस करने के लिए, जब आप हैवी सब्सटेंस को उसके बिल्ज एरिया में डालते हैं तो वो भी हो जाता है बैलेंस्ड। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द ड्रॉप द बैलेस्ट और वी आर गोइंग अंडर द वाटर। मतलब जल्दी से बैलेंस करो, मतलब कि ड्रॉप द बैलेस्ट यानी कि हैवी सामान वहां पे डालो, नहीं तो हमारी जो शिप है वो पानी के अंदर डूब जाएगी, ठीक है। या फिर ड्रॉप द बैलेस्ट और वी आर गोइंग टू सिंक। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड है, वैसे दोस्तों एक बात बताती हूँ, जो सिंक होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग के जब डूब जाता है तो वो होता है सिंक। अगर व्यक्ति कोई इंसान डूबता है तो वो ड्राउन होता है, पर यहाँ पे मैंने सिंक इसलिए यूज किया क्योंकि शिप की बात कर रहे हैं, सो शिप इज गोइंग टू सिंक। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का, वो था डिस्पर्स, DISPERSE, डिस्पर्स। ये एक वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। डिस्पर्स होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट लूजली। जैसे एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू डिस्पर्स आफ्टर द स्पीच। मतलब जो स्पीच हो गई, सब हो गया, तो टीचर ने कहा नाउ यू मे डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि जैसे स्टूडेंट्स असेंबली में खड़े हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में चले गए, सो दे डिस्पर्स्ड। क्लियर? इसी के साथ जो 15वां वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था फेज, FAZD, फेज, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब मैंने बताया था डिस्टर्ब्ड और डिस्कॉन्सर्ट। मतलब जब कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, तंग हो जाता है, या फिर डिस्कॉन्सर्ट होता है कि जैसे आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, दिमागी हालत खराब हो रही है, तो वो होता फेज। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही वॉजंट फेज्ड बाय देयर थ्रेट्स। मतलब जो उन्हें बार बार धमकियां दे रहे थे वो लोग, फिर भी वो परेशान नहीं हुआ, ही वॉज नॉट फेज्ड बाय देयर थ्रेट्स। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 16वां यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का, वो था कंपंक्शन, COMPUNCTION। कंपंक्शन ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रूपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड। मतलब कोई फीलिंग एक ऐसी जो मतलब आपने कुछ बुरा किया उसके बाद आपको आती है, तो वो होता है कंपंक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, शी शोड नो कंपंक्शन फॉर द ग्रिसली क्राइम शी कमिटेड। मतलब उसने बिल्कुल भी कंपंक्शन नहीं दिखाई, वो कोई भी फीलिंग नहीं दिखाई कि हाँ जो मैंने किया वो ठीक नहीं था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे भूल होगी, ऐसी कोई फीलिंग दिखाई नहीं इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी। सो शी शोड नो कंपंक्शन फॉर द ग्रिसली क्राइम शी कमिटेड। ग्रिसली यानी कि बहुत ही भयंकर, बहुत दिल दहला देने वाला, सो वो होता है ग्रिसली, GRISLY, ग्रिसली। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 257th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए। ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और हम लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं बात इस छोटी सी ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 257th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words with their easy examples। जी हाँ दोस्तों, कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं ऐसे important words की और उनके easy examples हम discuss कर रहे हैं ताकि हम सब सीख सके कि कैसे इन words को हम use कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के ये जो 16 words थे आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और आप use कर पाएंगे। तो अगर आप भी कुछ सेंटेंस बना के मुझे भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं। कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस है, या फिर कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी रेडियो उड़ान है और फेसबुक पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो यूट्यूब चैनल पे जो हमारा चैनल है रेडियो उड़ान, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे प्लेलिस्ट है रेडियो उड़ान की चैनल पे वोकैबुलरी डोज के नाम से, तो वहां पे आपको वोकैबुलरी डोज के सभी आज तक के एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो वो सभी के सभी आप एपिसोड सुन सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो एपिसोड्स हैं यूट्यूब चैनल पे वो आप जितनी मर्जी बार सुनिए और वहां पे कमेंट एरिया में भी कमेंट कर सकते हैं और मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए अभी के लिए आप जल्दी से बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोई भी वीडियो किसी भी शो का आपका मिस ना हो। तो अभी के लिए आप नेक्स्ट वीक का इंतजार कीजिए क्योंकि हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM। पर साथ में ये भी याद रखिए अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है radioudan@gmail.com। नहीं तो आप मुझे
भी मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। स्काइप हैंडल मेरा है divya31s, divya31s। तो ट्विटर पे भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं DIVYA_BHVYA भव्या, दिव्या_भव्या। तो चलिए अभी मैं लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग